आपका स्वागत करते हैं। आइए हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर सवाल आया है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दल में विभाजन हो गया था। जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था। ये प्रमुख अधिवेशन हैं। बनारस 1905 का अधिवेशन है, या कलकत्ता 1906 का अधिवेशन है, या फिर सूरत 1907 है, या लखनऊ 1916 है। तो ये आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था 1907 का, इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो दो गुट में हो गए थे। एक गुट जो है वो नरम दल बना और दूसरा गुट जो है वो गरम दल बन गया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर हम कहें कि विभाजन हो गया था तो वह 1907 के सूरत अधिवेशन में हो गया था। अर्थात पहला नंबर सवाल का सही उत्तर ऑप्शन सी के रूप में जाना जाएगा। आगे अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पुनः इकट्ठा हो गए थे लोग, वह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1907 में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। ये गरम दल वाले चाह रहे थे कि लाला लाजपत राय जो है अध्यक्ष बने। इसी बात को लेकर के जो है कांग्रेस से दो गुट में बट गई थी, लेकिन वही कांग्रेस फिर आगे एनी बेसेंट के कोशिश से जो है आगे जो 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लखनऊ पैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसमें दोनों नरम दल और गरम दल जो है वो एक हो गए थे। और उसके बाद जो है उसी में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी भारतीय 1916 के लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था। तो ये दोनों की वजह से जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था वो कौन सा था। तो लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है वो बहुत ही ये के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम आया था। लेकिन जो उसका सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य के रूप में जाना जाता है वो ये जाना जाता है कि भारतीय लॉर्ड कर्जन ने जो है प्रशासनिक व्यवस्था को ये रखते हुए, यानी उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था चलाने में दिक्कत आ रही है, इसी को देखते हुए उसने जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था। बंगाल को कितने हिस्सों में विभाजित किया था? दो हिस्सों में। एक का नाम जो है पूर्वी बंगाल रखा, ईस्ट बंगाल, और दूसरे का नाम जो है वेस्ट बंगाल रखा। जो ईस्ट बंगाल था, अगर हम बात करें तो ये जो ईस्ट बंगाल है, पूर्वी बंगाल, ये बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, और अभी जो है ये बांग्लादेश है, वो एरिया जो है पूर्वी बंगाल का एरिया था। तो इसको जो है यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि पूर्वी बंगाल जो है वो मुस्लिम कंसंट्रेटेड एरिया को जो है उसने बांटा था। क्योंकि जो अंग्रेजों का शासनकाल रहा है वो ज़्यादातर फूट डालो राज करो की नीति के तहत ही रहा है, और उसी के नीति के तहत जो है उसने बंगाल को दो हिस्सों में, दो अलग अलग कम्युनिटी के हिस्सों में बांट दिया था। बात तो कहा था कि प्रशासकीय जो है दिक्कत हो रही इसलिए बांटे हैं, लेकिन बात इस तरह की नहीं थी। तो ये उसका सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य माना जाता है, जो कि 1905 में उसने बंगाल का विभाजन किया। हालांकि 1911 में बंगाल विभाजन को जो है वो रद्द कर दिया जाता है, ये याद रखिएगा। 1911 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था उसको रद्द कर दिया, लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन किया था दो बंगाल के रूप में, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में। और ये जो है उसका सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य रहा, क्योंकि इसी के बाद जो है बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखिएगा किस घटना के बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब घटना के बाद आप आंदोलन याद रखते हैं तो फिर उस संदर्भ की सारी कहानियां आपको याद हो जाएगी। तो स्वदेशी आंदोलन जो है, जैसे 1919 में जो जलियांवाला बाग हुआ, उसके बाद जो है ये यहाँ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, फिर उसके बाद जो है 1930 में। तो इस तरह से घटना से अगर आप याद रखते हैं तो याद रहेगा 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। जी, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये तीसरा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर अगले तीसरा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि अगले क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं तीसरा नंबर सवाल। यहाँ तीसरा नंबर सवाल करा है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। जी, इसमें से किन्होंने जो है यह मान करके बम फेंका था कि उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड बैठे हैं। तो इसमें है लाला लाजपत राय ऑप्शंस में, उसके बाद जो है बिपिन चंद्र पाल है, फिर जो है खुदीराम बोस है, और प्रफुल्ल चाकी है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्नों की तो यहाँ पर जो सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा कि ये 1908 की घटना है,
जब मुजफ्फरपुर के जो डीएम थे किंग चेम्सफोर्ड जो के गाड़ी पर जो है बम फेंकने की घटना की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस प्रश्न में बात करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ मुख्य रूप से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का नाम आता है। किनका नाम आता है? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का नाम आता है। इन्होंने जो है इसमें बम फेंकने की काम को जो है ये अंजाम दिए थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ये 1908 की घटना है। इस प्रकार इस प्रश्न का सी जो है जवाब होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर के सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? जी, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा हुआ था, या 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा, या फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये सांप्रदायिक निर्वाचन से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो आपको बता दें कि यह जो मुख्य रूप से काम हुआ था यह 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, ये किसके द्वारा? तो 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा जो है इसकी ये शुरुआत हुई थी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स का, क्योंकि उस वक्त जो है ये लॉर्ड मार्ले जो है ये यहाँ के सचिव थे और मिंटो जो है लॉर्ड मिंटो यहाँ के वायसराय थे। इसी वक्त जो है केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्यों के संबंधी जो है यहाँ एक अधिनियम आया कि मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। तो इसको लेकर के ये जो है ये सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत मानी जाती है। अगर हम बात करें 1919 की, तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स है ये 1919 में आया था। इसके द्वारा जो है द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई थी, यानी केंद्र में जो द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था शुरू की गई। उसके बाद जो है जो मताधिकार था यानी वोट देने का अधिकार था वो बढ़ाया गया कि कौन कौन, और भी चूँकि शुरुआती दौर में जो है भारतीयों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, उसको बढ़ाया गया। ये जो है इसमें 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में आया और इसी में जो है ये लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और फिर जो है एग्ज़ाम्स लिए गए। उसके बाद 1935 की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में आता है और ये हमारे संविधान का अधिकांश हिस्सा जो है भारत सरकार अधिनियम से ही लिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका इनमें से कौन सी है? जी, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा ये सभी साप्ताहिक पत्रिका जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है अलग अलग ये निकला था। बाल गंगाधर जी के द्वारा जो है इनमें से कौन सी पत्रिका शुरू की गई थी? तो यंग इंडिया, हम सभी जानते हैं कि ये यंग इंडिया जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पितामह कहिए या फिर हम लोग राष्ट्रपिता कहिए, तो इनके द्वारा यानी गांधी जी के द्वारा जो है यंग इंडिया पुस्तक की, यंग इंडिया पत्रिका की जो है शुरुआत की गई थी। यंग इंडिया पत्रिका की यहाँ बात है, ये किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी जी के द्वारा 1919 में। जी, कब? 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी MK गांधी जी के द्वारा जो है यह पत्रिका शुरू किया गया। केसरी की अगर हम लोग बात करें तो ये 1881 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके बाद अगर कॉमरेड की बात करें, केसरी जो है ये 1881 ईस्वी में शुरू हुआ। ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा यह शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कॉमरेड की, तो कॉमरेड पत्रिका जो है यह 1911 में जो मोहम्मद अली जौहर के द्वारा शुरू किया था। यह अंग्रेजी पत्रिका था। कौन सी पत्रिका था? तो अंग्रेजी था। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा शुरू किया गया था। और अल हिलाल है, यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1912 में यह पत्रिका शुरू किया गया था। अल हिलाल, ये सारे पत्रिका जो है अगर हम बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पत्रिका है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया था? तो ये 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और उसके बाद भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित कर दी गई और वर्तमान में अब तक जो है भारत की राजधानी दिल्ली है, तो वो वही घोषणा की देन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड कैनिंग है, हार्डिंग है और वारेन हेस्टिंग्स हैं। तो इसमें से अगर सही उत्तर के रूप में जो उत्तर जाना जाएगा 6 नंबर प्रश्न के लिए वो ऑप्शन सी है कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है यह घोषणा किया गया था
और उसके बाद जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से विस्थापित होकर के कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया, और दिल्ली में अब तक वर्तमान भारत की राजधानी दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम एक प्रश्न में आपको कई सारे प्रश्नों का उत्तर कराएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सभी क्लास आपको जो है मुफ्त उपलब्ध कराते रहेंगे। और अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह के नोट्स की आवश्यकता है तो भी आप बता सकते हैं, हम उपलब्ध कराएंगे। सवाल है कि निष्क्रिय विद्रोह जो विरोध पैसिव रेजिस्टेंस के नाम से जो जाना जा रहा है, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी, निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी है, बिपिन चंद्र पाल है, बाल गंगाधर तिलक है, और फिर जो है उसके बाद अरविंद घोष है। तो इनमें से किनके द्वारा जो है निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन किया गया? तो ये और अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन डी के रूप में उत्तर सही जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? जी, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जो है कौन जाने जाएंगे? एओ ह्यूम है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और इनको और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, इनको हर्मिट ऑफ शिमला, क्या कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से इनको जानते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला जो है यह एओ ह्यूम कहलाते हैं। दादा भाई नौरोजी हैं, इनको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहिए, या हम लोग इंग्लिश में इनको जो है ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक है, इन्हीं को जो है अंग्रेजों ने जो है कहा था कि ये भारतीय अशांति के जनक है, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। तो इस वजह से अंग्रेज जो है इनका नाम भारतीय अशांति का जनक रखा था। और महात्मा गांधी है, इनको हम लोग जो है बापू के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। और इनको जो है अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि दिया था, जिसको इन्होंने 1919 के जो रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग की घटना हुई तो उसमें जो है इन्होंने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो ये सारे जो है उपनाम के जो ऑप्शंस थे, तो इनमें से किनको किस नाम से जाना जाता है वो हम आपको बताए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम करना है। जी, तिलक का होम रूल लीग आंदोलन, फिर कामागाटा मारू प्रसंग, उसके बाद महात्मा गांधी जी का भारत आगमन, इनमें से कौन सी घटना कैसे कैसे घटी है, हम इसको जो है ये करना है कि सही कालक्रम क्या है। तो ये अगर हम आपको बात करें तो आप जानते होइएगा कि सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी वकालत कंप्लीट करने के बाद साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका जो है ये गए थे केस लड़ने के लिए, और वहाँ से भारत जो है ये 1915 में आए हैं। और जो तिलक का जो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट, ये दो प्रमुख लोग हैं। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट, इन्होंने जो है मिल करके ये होम रूल लीग आंदोलन जो है यह 1916-17 में इन्होंने चलाया है, 1916 से लेकर के 17 तक। तो ये जो दो घटना आपको पता है, एक है कामागाटा मारू, ये जो है एक जहाज था जो ये लेकर के जापान की ओर जा रहा था, उसको डुबो दिया गया था। तो ये घटना 1914 के आसपास हुई है, यानी पहले कामागाटा मारू का ये है, उसके बाद महात्मा गांधी जी का भारत आगमन है, और फिर जो है तिलक का होम रूल लीग आंदोलन है। तो ये तीनों जो है इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर कूट जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी के रूप में जाना जाएगा, कि दूसरा, तीसरा और फिर पहला। जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे स्क्रीन पर है कि श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? जी, श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी जो हैं या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर अध्यक्ष के साथ साथ हम लोग ये कहें कि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो भी जो है यह सही होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है श्रीमती एनी बेसेंट हुई हैं। इन्होंने जो अध्यक्षता की है वो कलकत्ता अधिवेशन 1917, कब? कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की है। आगे अगर बात किया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष
अध्यक्ष, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्या कहेंगे हम लोग, प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट हो गई। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए आपसे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप क्या कहिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है स्वर कोकिला, स्वर कोकिला के नाम से भी उनको जाना जाता है। उनका नाम है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू है। इनको जो है उपनाम स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बहुत ही इनका मीठा आवाज़ था, स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। जो सरोजिनी नायडू हैं ये पहली राज्यपाल भी हैं, पहली महिला राज्यपाल भी हैं। स्वतंत्रता के बाद जो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी है। तो याद रखिएगा, एक प्रश्न में हम कई प्रश्न आपको कराएंगे। अगला है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। जी, भारत की संघीय, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, आपको पता ही है। या अब हम लोग जो है इतिहास के बाद ये भारतीय संविधान से जो चैप्टर्स देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ जो सत्ता का ये है वो 3 हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। व्यवस्थापिका जिसको हम लोग विधायिका भी कह सकते हैं, फिर उसके बाद जो है कार्यपालिका है और फिर न्यायपालिका है। तो संघीय जो व्यवस्थापिका है इसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग संसद की बात करें, थोड़ा सा हम लोग संसद पे चर्चा कर लें, तो संसद को जो है ये 3 सदन में बांटा जाता है। संसद को कितने सदन में बांटा जा रहा है, तो यहाँ संसद को 3 सदन में बांटा जाता है। जो निचला सदन है लोकसभा कहलाता है, जो ऊपरी सदन है वो राज्यसभा कहलाता है, और जो तीसरा सदन है, तीसरा सदन कहिए या तीसरे जो इसके अंग है वो राष्ट्रपति। ये सदन नहीं है बल्कि अपने आप में जो है राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक हैं। अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है इस पद को सुशोभित कर रही हैं। तो यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिल करके जो है एक संसद का निर्माण करते हैं। यानी अगर इनमें से कोई, अभी भारतीय जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है संघीय व्यवस्थापिका की, इनमें से किसी एक का नाम अगर हम हटा दें कि लोकसभा नहीं रहे, राज्यसभा और राष्ट्रपति रहें, तो भी नहीं हम कह सकते हैं। या लोकसभा और राष्ट्रपति को ही हम सिर्फ शामिल कर लें तो भी नहीं कह सकते। यहाँ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के जो है संसद के अंग बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। अभी हम बात किए आपको कि जो संसद है भारत का वो उसमें शामिल है 2 सदन, जिसमें निचला सदन जो है लोकसभा, ऊपरी सदन राज्यसभा और फिर जो है एक प्रमुख राष्ट्रपति है। तो यह बात जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करें तो यह अनुच्छेद जो है 79, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 79 में इस बात का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा कथन सही है। लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, उसके बाद जो है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। आइए थोड़ा सा लोकसभा और राज्यसभा को भी हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा आपको सभी को पता होगा कि लोकसभा के सदस्य जो है एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा कहलाते हैं। हम लोग सिंपल आसान शब्दों में एमपी कहते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो आपको पता ही है, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके जो चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है, यानी 25 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक जो है लोकसभा का सदस्य बन सकता है, सिर्फ वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। उसके बाद अगर बात करें तो ये जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी जनता डायरेक्ट वोट दे के 18 या उससे अधिक जो उम्र की जनता है वो डायरेक्ट वोट दे करके इसकी सदस्यों को चुनते हैं। इसी वजह से इसको जो है भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता का जो है यह डायरेक्ट निर्वाचन होता है। तो ये प्रतिनिधि सभा है, 5 साल पर इसका विघटन होता है, विघटन के पश्चात फिर 5 साल पर पूरे भारत में चुनाव होकर के इसका गठन होता है। और इसके जो सदस्य होते हैं, नेता सदन जो है वो लोकसभा के जो जिसको भी लोकसभा में आधे से अधिक सांसद का बहुमत प्राप्त होता है वो जो है क्या कहलाते हैं, वो पीएम कहलाते हैं, यानी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लोकसभा के बहुमत के आधार पर ही उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्यसभा के बहुमत की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो है कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। उम्र जो न्यूनतम है वो न्यूनतम
30 साल की उम्र का व्यक्ति ही राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। 30 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी राज्य के जो चुने हुए एमएलए होते हैं, राज्य के जो जिसे हम लोग विधायक कहते हैं, तो वो चुन करके राज्यसभा के मेंबर भेजते हैं, यानी वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी डायरेक्ट जनता का नहीं करते हैं। तो राज्य के अलग अलग राज्य के जो एमएलए हैं वो एमएलए चुन करके यहाँ भेजते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के हम एक और इसका जो इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए कि यहाँ प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों की सदस्यता खत्म होती है, तो 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों के लिए निर्वाचन होता है। तो इस तरह से 2-2 वर्ष पर 1/3 सदस्य के लिए निर्वाचन होता रहता है। कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है, यानी ये पूरी तरह से कभी विघटन नहीं होता है। तो ये है राज्यसभा। अब चलते चलते ये भी जान लीजिए कि बिहार में लोकसभा के लिए वर्तमान में 40 और राज्यसभा के लिए वर्तमान में 16 सीटें हैं। और अगर राष्ट्रपति की हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक है। लोकसभा और राज्यसभा से पारित जो भी विधेयक होते हैं उसको राष्ट्रपति जो है सिग्नेचर करते हैं। उनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का है। उनको जो है लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ जो है राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा वो भी निर्वाचित होते हैं, यानी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता डायरेक्ट जो है वोट दे करके नहीं करती है। यानी इसमें यहाँ पर 13वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय जो संसद है उसकी संप्रभुता जो है वो कहाँ प्रतिबंधित है, कहाँ जो है संप्रभुता उसकी जो है, तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से और भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो अगर हम लोग बात करें 14वां नंबर प्रश्न की, तो जो भारतीय संसद की संप्रभुता है वो कोई राष्ट्रपति की शक्ति से संप्रभुता ये नहीं है, क्योंकि जो है भारतीय संसद को ये प्राप्त है कि अगर राष्ट्रपति किसी ऐसे कार्य में संलिप्त हो जो देश विरोधी कार्य हो, तो भारतीय संसद उस राष्ट्रपति के विरुद्ध में जो है महाभियोग ला सकता है। तो ये जो है यहाँ पर अधिकार इसे प्राप्त है। लेकिन विपक्षी दल के नेताओं से भी जो है ऐसी कोई संप्रभुता प्रतिबंधित नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से भी उनकी संप्रभुता, बल्कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन ही संसद के सदस्य करते हैं। आधे से अधिक संसद का अगर बहुमत ना हो तो व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रह सकता है। आगे न्यायिक समीक्षा है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि अगर संसद कोई कानून बनाती है और वह कानून संविधान के मूल ढांचे को ठेस पहुंचा रहा है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है, यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास यह अधिकार है कि उस कानून की वह समीक्षा कर सके, और अगर वह कानून ऐसा लगता है कि उससे जो है भारतीय संविधान के जो मूल ढांचा है उसको नुकसान हो रहा है, तो फिर भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। यानी यहाँ पर भारतीय जो संसद की संप्रभुता है वो प्रतिबंधित हो जाती है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संसद के 2 सदन का संयुक्त अधिवेशन कब आयोजित होगा। संसद में 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है यह कब आयोजित हो सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या संविधान में संशोधन के संबंध विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो। इनमें से कूट के रूप में हम लोग को उत्तर करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर के रूप में जो जाना जाएगा कि अगर कभी स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि दोनों सदन के सदस्यों में आपस में किसी बात को लेकर के, किसी विधेयक को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, तो वहाँ पर वैसे सिचुएशंस में क्या होगा कि संसद के दोनों सदन की जो है बैठक होगी। तो ये चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए डी करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए कोई ये की ज़रूरत नहीं है कि जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव का ही वक्त होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वो किसी भी मैटर पर अगर कभी जो है भारतीय संसद के दोनों सदन के बीच किसी तरह का मतभेद है तो वहाँ उसको ठीक करने के लिए जो है दोनों सदन की संयुक्त बैठक हो सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हम फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल है कि शंकराचार्यों ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी। जी, शंकराचार्यों के द्वारा जो 4 मठों की स्थापना की गई है यह बद्रीनाथ, पुरी, उसके बाद जो है श्रृंगेरी और द्वारिका में किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर, या जिसे अब हम लोग अमृतसर के नाम से जानते हैं, जहाँ पर अमृतसर जहाँ क्या है स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर आप लोग याद रखते हैं, बहुत सारे लोग इसमें से घूमने भी गए होंगे जो लोग आप क्लास देख रहे हैं।
तो ये स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। तो अमृत सरोवर उसका शुरू में नाम था और नया नाम जो है अमृतसर हो गया है। नए नगर की स्थापना किन्होंने किया था, ये सिख गुरु में से किन्होंने किया था। 17वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि गुरु रामदास के द्वारा जो है अमृत सरोवर जो अब अमृतसर है उसकी स्थापना की गई थी। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो के अंत में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। जी, चिश्ती परंपरा जो है भारत में सूफी सिलसिला शुरू हुआ था चिश्ती, उसमें से चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन है? तो चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक है वो इनमें से सही उत्तर के रूप में जाना जाएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो ऑप्शन सी के रूप में करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में जो बड़े बड़े स्तूप बनाए जाते हैं ये महाभिनिष्क्रमण का है, ये धर्म चक्र प्रवर्तन का है, महापरिनिर्वाण का है या फिर समाधि का है? जी, ऑप्शन जो है हम लोग यहाँ पर 3 प्रमुख ऐसे शब्द दिए हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है, यानी जो वो घर को त्याग किए थे, तो गृह त्याग को जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है कि उनका जो प्रथम उपदेश था, जो उपदेश उन्होंने दिया है उसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। महापरिनिर्वाण जो है उनके प्राण त्याग की जो घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जी, ये याद रखिएगा, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो उस वजह से जो है सही उत्तर भी 1 नंबर गलत कर जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अब आगे जो है बीपीएससी नया पैटर्न ला रहा है जिसमें आपको 5वां ऑप्शन दिया जाएगा कि प्रयास नहीं किया, और अगर उसको आप नहीं बनाते छोड़ देते हैं तो फिर आपको जो है 1 नंबर ऐसे भी निगेटिव जो है काट लिए जाएंगे। यहाँ पर सही उत्तर के रूप में 19वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है स्तूप सी हो जाएगा कि महापरिनिर्वाण के लिए जो है गृह त्याग की घटना है। अब हम स्टेट के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 20वां नंबर प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है यहाँ 4 प्रमुख वेद हैं। जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है, फिर उसके बाद यजुर, साम, अथर्ववेद, ये चारों वेद यहाँ दिए हैं। तो इनमें से जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, हम नए अगले सेट के साथ आपके पास उपलब्ध होंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।